हम सब जानते हैं कि भारत में अधिकतर निर्धन, गरीब देशवासी गांव में रहते हैं और वहां उन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। गांव में आप देखेंगे तो हर दूसरा परिवार कहीं ना कहीं कृषि में लगा हुआ है, अर्थात अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर है। प्रत्येक परिवार में आप देखेंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति किसान जरूर है। सरकार के कई विकास कार्यों में एक प्रमुख कार्य ग्रामीण विकास है, अर्थात गांव का विकास। ग्रामीण विकास के अंतर्गत सरकार उन बातों पर ध्यान केंद्रित करती है जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास कर सकते हैं, जिनसे गांव में विकास हो सकता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हो। इसके अंतर्गत कई मुख्य मुद्दे आते हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे गांव में मानवीय संसाधनों का विकास। गांव में मानवीय संसाधनों का विकास का अर्थात मतलब क्या हुआ कि गांव में रहने वाले लोगों को तकनीकी ज्ञान देना, गांव में रहने वाले लोगों की उत्पादकता, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, उनकी साक्षरता में वृद्धि करना, उन्हें साक्षर बनाना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, भूमि सुधार, कृषि संसाधनों का विकास, गरीबी दूर करना, कृषि के लिए बिजली, सिंचाई व्यवस्था, ऋण सुविधाएं यानी कि उधार उपलब्ध कराना, गांव की सड़कों को शहरी सड़कों के साथ मिलाना। यह कई ऐसे मुद्दे हैं जो एक अर्थव्यवस्था में बहुत ज़रूरी हैं। यदि गांव में तरक्की करनी है तो इन सभी क्षेत्रों के बारे में ध्यान देना होगा। हमने देखा है कि पिछले कई वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगातार कम होता जा रहा है, लेकिन कृषि क्षेत्र में लोगों की जो निर्भरता है उसमें कोई गिरावट नहीं आई, वह उतनी ही है लगभग। लेकिन कृषि क्षेत्र की उत्पादकता वह लगातार प्रति वर्ष घटती जा रही है। शायद इसका कारण सार्वजनिक निवेश में कमी होना है, मतलब कि सरकार की योजनाओं की कमी होना है। सरकारी क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने के लिए हस्तक्षेप जरूरी है। अब मैं आपको ग्रामीण क्षेत्रों में यानी गांव में ऋण की स्थिति के बारे में बताता हूं। किसान को अपनी फसल के लिए पैसे की जरूरत होती है। कृषि क्षेत्र में किसानों को ऋण बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि खेती के लिए किसान को बीज चाहिए, रसायन चाहिए, औजार चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, और इसके लिए किसान को कहीं ना कहीं धन की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब फसल को बीजने से लेकर फसल के तैयार होने में बहुत लंबी अवधि होती है। किसान आज फसल बीजता है, उसके बीजन में किसान का व्यय होता है और किसान उस फसल को बाजार में बेचकर अपना लाभ कमाएगा, उस लागत को पूरी करेगा, परंतु इसमें बहुत अधिक समय लगता है। लेकिन इस बीच में किसान को अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को तो पूरा करना है। अपने घर में राशन, खाना, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करना, कई चीज़ों के लिए किसान को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। सरकार द्वारा निरंतर
यह प्रयास किया जाता है कि किसान को आसानी से ऋण मिल सके। सरकार ऐसी नीतियां भी बनाती है कि फसल बोने के समय किसान को ऋण दे दिया जाए और जब वह किसान अपनी फसल को बाजार में बेचेगा और जो उसे धन प्राप्त होगा उस धन से वह सरकार या बैंक का ऋण चुका देगा। किसान को अपनी फसल बेचने से जो भी पैसा मिलता है, धनराशि प्राप्त होती है, उसमें बहुत लंबा समय लग जाता है। हमने देखा है कि स्वतंत्रता के समय बड़े बड़े महाजन, व्यापारी कहीं ना कहीं भूमिहीन या छोटे जो किसान हैं उन्हें ऊंची ब्याज दर पर ऋण देते थे और खातों में हेराफेरी करते थे। कहीं ना कहीं छोटे किसानों की भूमि यह बड़े किसान हथिया लेते थे। भारत में सन 1959 में सामाजिक बैंकिंग आरंभ हुआ, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कदम उठाए गए। किसान की ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई, कई बैंकों का निर्माण किया, कई बैंकों की स्थापना की ताकि किसान को आसानी से कम ब्याज दर पर ऋण मिल पाए, जिससे कि किसान कहीं ना कहीं जो महाजन या बड़े जमींदार, बड़े किसान होते थे, वह छोटे किसानों का शोषण करते थे, तो वह शोषण कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। 1982 में सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसे नाबार्ड कहते हैं, इसकी स्थापना की थी। यह बैंक एक प्रकार से कृषि क्षेत्र का केंद्रीय बैंक है। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, ऐसे ही कृषि क्षेत्र का केंद्रीय बैंक नाबार्ड है, जो कृषि क्षेत्र के लिए किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराता है। नाबार्ड के अंतर्गत कई छोटे छोटे बैंक आते हैं। नाबार्ड इन छोटे छोटे बैंकों को कई प्रकार की योजनाओं को लागू करने के लिए कहता है। आज कई ग्रामीण बैंक सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक। ऐसे कई बैंक हैं जिनकी स्थापना सरकार द्वारा की गई है, जो कि कम ब्याज दर पर किसान को ऋण देते हैं, उधार देते हैं। किसानों को समय पर ऋण ना मिल पाना भी किसानों के पिछड़ेपन और गरीबी का एक मुख्य कारण है। किसान जब भी अपनी फसल बोता है तो उसे उसी समय धन की, पैसे की आवश्यकता होती है। यदि किसान को उस समय पैसा नहीं मिलेगा तो वह फसल बेकार हो जाएगी। किसानों को कई समय अवधियों के लिए सरकार ऋण देती है, जैसे ट्रैक्टर खरीदने के लिए, भूमि खरीदने के लिए, औजार खरीदने के लिए। इसे दीर्घकालीन यानी लंबे समय का ऋण कहते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर, भूमि, औजार ये बहुत महंगे आते हैं और किसान इनका भुगतान, ऋण का भुगतान धीरे धीरे बहुत लंबे समय तक करता है। इसी प्रकार कुआं खोदने के लिए, छोटी मशीन खरीदने के लिए मध्यकालीन ऋण की आवश्यकता होती है, जिसे किसान जल्दी चुका देता है। और बीज,
खाद, उर्वरक, यंत्र खरीदने के लिए अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। अर्थात अल्पकालीन ऋण वह जो तकरीबन किसान 1 या 2 साल में उस ऋण को चुका देता है। गांव में ऋण के लिए कई स्रोत हैं। इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, जैसे संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत। गैर संस्थागत स्रोत के अंतर्गत गांव में रहने वाले बड़े बड़े व्यापारी, महाजन, बड़े जमींदार आते हैं, जो किसानों को अधिक ब्याज दर पर उधार देते हैं, ऋण देते हैं। भारत में आजादी के समय तक यही सब लोग किसानों को किसी न किसी रूप में ऋण देते थे और उनका शोषण करते थे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनकी भूमि हथिया लेते थे। समय बीतते बीतते सरकार ने संस्थागत स्रोत, संस्थागत क्षेत्र बनाए। संस्थागत क्षेत्रों के अंतर्गत कई प्रकार के सरकारी बैंक, सरकारी समितियां आती हैं। वाणिज्य बैंक भी कहीं ना कहीं किसानों को ऋण देता है। आज बहुत से संस्थागत क्षेत्र हैं जहां से, अर्थात बैंक, जहां से एक किसान आसानी से ऋण ले सकता है। लेकिन कई बार किसान को अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैर संस्थागत क्षेत्र, अर्थात महाजन या बड़ा किसान, उनसे ऋण लेना पड़ता है, जो आज भी इनसे बहुत अधिक ब्याज दर वसूल करते हैं। सन 1959 में व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसके अंतर्गत 14 बैंक आते हैं। भारत के कई गांवों में सहकारी बैंक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। यह कई परिवारों द्वारा मिलकर बनाया गया एक प्रकार का बैंक है। एक प्रकार का, आप एक उदाहरण से समझिए। एक गांव में 100 परिवार हैं और उन्होंने एक ऐसे ही छोटी सी संस्था खोल ली। प्रत्येक परिवार 1000 रुपए जमा करवाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस संस्था के पास अब 1 लाख रुपए हो गए। अब यदि गांव में, अर्थात उन 100 परिवारों में से किसी परिवार को कुछ धनराशि की जरूरत पड़ती है, तो वह उस संस्था, अर्थात उस 1 लाख रुपए में से धनराशि ले सकता है और बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर से भी कम ब्याज दर वह उस संस्था को देगा, जिससे कहीं ना कहीं कुछ समय पश्चात उस संस्था के पास 1 लाख रुपए से अधिक धनराशि हो जाएगी और वह बहुत आसान किस्तों पर भी उस संस्था को यह धन लौटा सकता है। कई क्षेत्रों में, कई गांवों में इस प्रकार की संस्था स्वयं गांव द्वारा, गांव के मुखिया द्वारा चलाई जाती है। इसे स्वयं सहायता समूह कहते हैं। आज लगभग इस समूह में 6 करोड़ महिला सदस्य हैं पूरे भारत में और कई महिला सदस्य स्वरोजगार के लिए इस संस्था से ऋण लेती हैं, जिससे वो लघु उद्योग खोल लेती हैं, जो एक परिवार में सभी संचालित भी कर लेते हैं। इसका फायदा ये है
कि भारत में कहीं ना कहीं महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, उसमें बहुत अधिक सहायता मिली। अब मैं आपको नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। सन 1969 में भारत के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में साख के सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1981 में दी। सरकार को उस कमेटी की सभी बातें सही लगी। सरकार को लगा कि इस कमेटी के आधार पर कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सकता है। तब 1982 में सरकार ने नाबार्ड नाम से एक संस्था बनाई। मैंने अभी आपको बताया कि यह संस्था एक प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों का केंद्रीय बैंक है।